कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। आरोही मुस्कुराते हुए उसके हाथों पर अपना हाथ रख देती है। फिर दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बैंक्वेट हॉल के अंदर चल देते हैं। जैसे ही वो दोनों बैंक्वेट हॉल के अंदर पहुंचते हैं, सबकी नजरें उनकी तरफ चली जाती हैं और सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो बैंक्वेट हॉल बहुत ही अच्छी तरह से सजा हुआ था। वहां पर मायरा और करण के रिसेप्शन पार्टी के लिए सारे अरेंजमेंट की गई थी। वो बैंक्वेट हॉल ना ही ज़्यादा बड़ा था और ना ही छोटा, फिर भी काफ़ी अच्छा था। करण और मायरा दोनों इस वक्त रूम में तैयार हो रहे थे। मायरा जो कि आज खुद को सबसे खूबसूरत दिखाना चाहती थी और लोगों को अपने जलवे दिखाकर अपने बस में करना चाहती थी। इस हिसाब से वो खुद को बहुत अच्छे से तैयार करवाती है और पार्लर वाली लड़की उसे बहुत ही अच्छे से तैयार करने लगती है। मायरा क्रीम कलर का गाउन जो कि स्लीवलेस था उसे पहना हुआ था और बालों को खुला छोड़ रखा था। चेहरे पर भर भर कर मेकअप लगा रखा था और हाथों में डायमंड ब्रेसलेट पहना हुआ था। काफी मेकअप लगाने के बाद वो अच्छी लगने लगी। वैसे ऐसा नहीं था कि वो सुंदर नहीं थी, पर वो मेकअप कुछ ज्यादा लगाती थी। मायरा खुद को मिरर में देखते हुए खुद से बोली, नॉट बैड। तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी खूबसूरत लगो। ये कहकर वो तेज तेज हंसने लगी। उसे अपनी खूबसूरती देखकर इस वक्त बहुत ही ज्यादा घमंड हो रहा था। उसी तरह मायरा खुद को फिर से मिरर में देखती हुई बोली, आज पार्टी में आए सभी लोगों की नजर तुम पर ही रहेगी। तुम ऐसा जादू बिखेरोगी कि वहां आए सभी बिजनेसमैन तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे। और करण, वो तो पहले से ही मेरा दीवाना है। ये कहकर वो अपने पेट पर हल्का सा हाथ फिराई और उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वो उसी तरह मुस्कुराते हुए मिरर के सामने खड़ी होकर खुद को देखती रही और फिर वो बड़े ही स्टाइल से रूम से बाहर आई। रूम से बाहर आते ही वहां उसे करण मिल गया। करण मायरा को बड़ी ही लस्ट भरी नजरों से देख रहा था। वो मायरा को ऊपर से नीचे तक बड़े ध्यान से देख रहा था। वहीं मायरा करण को खुद की तरफ इस तरह देखता पाकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। उसके तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं था। आज वो इस तरह का बिहेव कर रही थी मानो वो आसमान में उड़ रही हो। ऐसा लग रहा था कि वो उस दुनिया का सबसे बेहतरीन सितारा मिल गया हो। करण धीरे से चलकर मायरा के पास आया और उसके कमर में हाथ डाल उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, नॉट बैड बेबी, यू आर लुकिंग सो ऑसम एंड यू लुकिंग सो हॉट। किस पर बिजलियां गिराने का इरादा है? जिस पर मायरा हंसते हुए बोली, फिलहाल किसी और पर नहीं, अभी तुम ही घायल हो। ये कहकर वो मुस्कुराने लगी और करण भी मुस्कुराकर झट से उसके होठों को चूम लिया। कुछ देर बाद दोनों ही रूम से आगे बढ़े और बैंक्वेट हॉल के लिए निकल गए। थोड़ी देर में दोनों बैंक्वेट हॉल पहुंच गए। वहां बड़े बड़े बिजनेसमैन पहले से ही मौजूद थे। सभी मायरा और करण को देखकर सभी उन दोनों को ही देखने लगे और सभी उसका वेलकम करने लगे। मायरा और करण दिखने में सुंदर लग रहे थे। सबकी नजरें फिलहाल उन्हीं पर थी। आखिर रहता भी क्यों नहीं, आज उन दोनों का रिसेप्शन पार्टी जो था। करण के डैड जल्दी से आकर करण और मायरा को पार्टी हॉल के सेंटर में ले गए और सभी के सामने खड़े हो गए। वहीं मायरा के मॉम और डैड दोनों ही मायरा के आसपास खड़े हो गए। दोनों के ही होठों पर एक मुस्कान थी, जैसे मानो उन्होंने आज बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। मायरा तो घमंड के मारे फूले नहीं समा रही थी। वो करण के बाजुओं को कसकर पकड़े खड़ी थी और सब की तरफ बड़ी ही घमंड से देख रही थी। वहीं वहां मौजूद लड़कों की नजरें मायरा पर टिकी हुई थी और सभी उसे अपनी लस्ट भरी नजरों से देख रहे थे। वहीं लड़कियां भी करण की तरफ देख रही थी, मानो उसे पाना चाहती हो, क्योंकि करण भी दिखने में कोई कम नहीं था। अभी पार्टी हॉल में हुटिंग हो ही रही थी कि तभी अचानक बैंक्वेट हॉल के बाहर एक साथ कई गाड़ियां आकर रुकी। उन गाड़ियों के बीच में एक रोल्स रॉयल कार थी जो सब गाड़ियों से अलग थी। उस रोल्स रॉयल के डोर को पीछे की गाड़ी से एक गार्ड आकर ओपन किया। उसमें से दच बड़े ही रौब के साथ अपने सूट के बटन को ठीक करते हुए बाहर निकला और बड़े ही स्टाइल से दूसरे साइड गया। इससे पहले कि गार्ड दूसरी तरफ जाकर आरोही का डोर ओपन करता, दच ने आंखों से इशारा करते हुए उसे रोक दिया और खुद जाकर डोर ओपन किया। कार का डोर ओपन करते ही बड़े ही प्यार से आरोही की तरफ हाथ बढ़ाया और आरोही भी होठों पर मुस्कान लिए अपने हाथों को दच के हाथों पर रख दिया और दोनों ही मुस्कुराते हुए बैंकेट हॉल के अंदर बढ़ गए।
बैंक्वेट हॉल के अंदर आते हुए ही बहुत सारे फोटोग्राफर उन दोनों के फोटो को लेने के लिए आगे बढ़े, लेकिन वो फोटो ले पाते उससे पहले ही डच के सारे गार्ड्स उन्हें वहां से हटा दिए। डच बड़े ही रौब के साथ आरोही के कमर में हाथ डाला और उसके एक हाथ को पकड़े हुए बैंक्वेट हॉल की तरफ बढ़ा। वहीं आरोही के होठों पर भी एक प्यारी सी मुस्कान थी और वो मन ही मन में सोच रही थी कि आज पार्टी हॉल में सबसे मिलेगी तो सबका क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि अब तक आरोही को ये तो पता चल गया था कि वो कुछ बड़ा ही सोच कर ये कदम उठाया है। वहीं हॉल में जहाँ सभी मायरा को देख रहे थे, तभी अचानक एंट्रेंस की तरफ बहुत शोरगुल होने लगा। मायरा और करण दोनों को ही थोड़ा अजीब लगा। दोनों की नजरें एंट्रेंस की तरफ गई तो दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। जहां अभी तक मायरा और करण खुद में ही घमंड किए जा रहे थे और खुद को ही पार्टी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मान रहे थे, आफ्टर ऑल थे भी, क्योंकि आज उनकी रिसेप्शन पार्टी भी थी। पर अचानक ही सामने खड़े लोगों को देखकर दोनों के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। मायरा के तो जैसे मानो तोते उड़ गए हों। उसे तो ऐसा लग रहा था कि वो सामने वालों को जान से मार दे। वो आंखों में नफरत और गुस्सा लिए घूर कर सामने की तरफ देख रही थी। करण भी अजीब सा चेहरा बनाकर सामने की तरफ ही देख रहा था। उसे भी एक बहुत बड़ा झटका सा लगा था। मायरा और करण की नजरें मानो इंटरेस्ट पर ही रुक गई, क्योंकि वहां पर कोई और नहीं, दच और आरोही एक दूसरे के हाथों को पकड़े हुए चलकर अंदर आ रहे थे। दच और आरोही दिखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे और सभी की नजरें उन्हीं पर ही टिकी हुई थी। जहां डच एशिया का वन ऑफ द मोस्ट बिजनेसमैन, दिखने में काफी हैंडसम और डैशिंग, जिसको देखकर कोई भी लड़कियां आए भरने से खुद को रोक ना सके और उन्हें पाने के लिए जैसे पागल सी हो जाए। वहीं आरोही भी दिखने में किसी से कोई कम नहीं थी। वो सभी लड़कों की क्रश के रूप में मानी जाती है। उन दोनों को देखकर जहां लड़कियां दच को पाना चाह रही थी और आहें भर रही थी, फिर अपनी लश भरी नजरों से एक टक बस दच को देख रही थी, वहीं लड़के प्यासी नजरों से एक टक आरोही को देखे जा रहे थे। वो सब तो जैसे आरोही की खूबसूरती में जैसे पागल हो रहे थे। आरोही दिख भी काफी सुंदर रही थी। हालांकि उसने मायरा की तरफ काफी मेकअप नहीं किया था, पर उसे मेकअप करने की कोई ज्यादा जरूरत भी नहीं थी। वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसका गोरा रंग सभी को अपनी तरफ आकर्षित करता था और सबसे ज्यादा उसकी पर्सनालिटी सबको भा जाती थी। दच और आरोही सभी की नज़रों को इग्नोर कर आगे बढ़े, तभी करण के डैड दच की तरफ बढ़े और बोले, वेलकम मिस्टर खन्ना। आई एम सो हैप्पी कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पर भी यहाँ मेरे बेटे की रिसेप्शन पार्टी में आए। तभी उनकी नज़र वहीं दच के साथ खड़ी आरोही पर गई तो वो भी हैरान रह गई। उन्होंने कभी यकीन नहीं किया था कि दच आरोही के साथ आएगा और आरोही दच के साथ होगी। वो बड़ी ही हिचकिचाहट के साथ दच से बोले, मिस्टर खन्ना, ये आप आरोही? तभी दच अपनी कोल्ड वॉइस में अपनी आंखें दिखाकर बोला, सी इज माई वाइफ, सो गिव रिस्पेक्ट। ये सुनकर करण के डैड और भी ज्यादा चौंक गए और बोले, यस यस ऑफ कोर्स मिस्टर खन्ना, वेलकम मिसेस खन्ना, आई एम हैप्पी कि आप यहाँ आए। करण के डैड का ये बर्ताव देखकर आरोही एक पल के लिए हैरान रह गई, पर वो बिना कुछ रिएक्शन दिए दच के साथ आगे बढ़ गई। दच भी उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर पार्टी हॉल के अंदर आ गए, जहां पर मायरा और करण दच और आरोही को बड़े ही गुस्से के साथ देख रहे थे। जहां मायरा के मन में एक जलन की भावना थी, वो खुद दच को अपना बनाना चाहती थी और इस तरह से आरोही को दच के इतने करीब देखकर गुस्से से लाल हो रही थी। मायरा की मॉम, जो कि उसके पास ही खड़ी थी, वो धीरे से मायरा के कान में फुसफुसा कर बोली, ये सब क्या है मायरा? आखिर ये दुष्ट लड़की मिस्टर खन्ना के साथ क्या कर रही है? मायरा भी गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर अपनी माँ से बोली, मुझे भी नहीं पता ये कमीनी लड़की को इतने हैंडसम लड़के के साथ रहना डिजर्व करना चाहिए। आखिर ये कैसे मिस्टर राठौड़ के इतने करीब पहुंच गई? मुझे इसे देखकर बहुत जलन हो रही है। आखिर ये किस हक से मिस्टर खन्ना के साथ में चिपक के चल रही है? करण और मायरा दोनों ही दच से दूर थे, इसलिए दच और करण के डैड के बीच हुई बातों को सुन नहीं पाए थे, वरना शायद मायरा अभी इस तरह से नहीं बोलती। मायरा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था ये सोचकर कि आरोही आखिर दच के पास कैसे खड़ी है। उसका मन कर रहा था कि वो अभी जाए और आरोही को दच से दूर कर दे और खुद उसके पास खड़ी हो जाए, पर अफसोस वो कुछ नहीं कर सकती थी। वहीं करण, उसके दिमाग में तो कुछ अलग ही चल रहा था। वो यही सोच रहा था कि उस दिन जो उसने रोल्स रॉयल कार में आरोही को किसी के साथ बैठे देखा था, तो वो कोई और नहीं मिस्टर खन्ना थे।
अगर ऐसा है तो क्या वो कभी आरोही को अपना बना पाएगा? नहीं, अब तो ये पॉसिबल ही नहीं होता है, क्योंकि मिस्टर खन्ना के बारे में हर कोई जानता था। वो इतने बड़े बिजनेसमैन होने के साथ साथ अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थे और उतने ही ज़्यादा खतरनाक और क्रियोज थे। जहाँ बिजनेस की दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम था, वहीं अंडरवर्ल्ड की दुनिया में वो माफिया किंग के नाम से जाने जाते थे। करण बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ था, इस कारण वो आरोही को बस दूर से ही देख सकता था। उसके पास जाने की उसकी हिम्मत भी नहीं थी। तभी मायरा और करण देखते ही दक्ष और आरोही की तरफ चलते हुए उन दोनों के पास ही आ रहे थे। मायरा के तो जैसे मानो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो तो दक्ष को देखकर जैसे पागल हो रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो अभी जाए और दक्ष को अपनी बाहों में भर ले। वो अपनी प्यासी भरी नजरों से दक्ष को बस देखी जा रही थी। उसकी पर्सनालिटी और उसकी वाइब शेप्स दक्ष को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। उसका बस चलता तो वो यही दक्ष के साथ सब कुछ कर लेती, इतनी हवस की भावना थी उसके अंदर। वहीं दक्ष बिना किसी भाव के आरोही के साथ आगे बढ़ा था। उसने अपनी तिरछी नजरों से मायरा के चेहरे पर चल रहे एक्सप्रेशन को भांप लिया था, जिस कारण उसके हाथों की पकड़ आरोही की कमर पर और भी कस गई थी। आरोही, जो कि करण और मायरा की तरफ देख रही थी, अचानक से उसे तेज दर्द हुआ। फिर वो अपनी नजरें करण और मायरा से हटाकर दक्ष की तरफ की, जो उसी की तरफ बड़े ही अजीब नजरों से देख रहा था। आरोही समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अचानक दक्ष को हुआ क्या है। वहीं दक्ष के चेहरे के भाव धीरे धीरे बदल रहे थे। आरोही धीरे से अपने दूसरे हाथ से दक्ष के हाथ पर अपना हाथ रखी। दक्ष, जिसका गुस्सा काफी बढ़ गया था, धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। फिर वो दोनों करण और मायरा के पास पहुंचे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे दक्ष का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। जैसे ही दक्ष और आरोही करण और मायरा के पास गए, तभी करण, जिसकी नजरें एक टक आरोही पर टिकी हुई थी, आज वो आरोही को देखकर पूरी तरह से अट्रैक्ट हो रहा था। उसकी खूबसूरती उसकी आंखों में बस गई थी। वो ये भी भूल गया कि आरोही अभी दक्ष के साथ है, और वो सिर्फ आरोही को देखते हुए आगे बढ़ा, फिर तुरंत उसे गले से लगा लिया। जैसे ही ये दक्ष ने देखा, उसकी आंखें धीरे धीरे सुर्ख लाल होने लगी और उसके हाथों की नसें दिखाई देने लगी। वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाए खुद को कंट्रोल करते हुए खड़ा था। वहीं करण आरोही के गले लगकर बोला, थैंक यू सो मच फॉर यू कमिंग। आई एम सो हैप्पी कि तुम यहाँ आई। आई नो कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दिया है, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, इसके लिए आई एम सॉरी। आरोही, प्लीज मुझे माफ कर देना। ये कहते हुए उसे गले से लगाया था। वहीं आरोही करण के ऐसे गले लगने पर हैरान थी। वो तो जैसे अपनी जगह पर बुत बनी खड़ी थी। तभी दक्ष, जो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और एक झटके में आरोही के हाथ को पकड़कर खुद के करीब खींच लिया और खुद को सीने से लगाते हुए खड़ा कर कर बोला, वी हैव योर सेल्फ मिस्टर करण। शायद तुम भूल रहे हो कि आप किसको गले लगा रहे हैं। सी इज माई वाइफ, सो स्टे फ्रॉम हर। दक्ष की सख्त आवाज सुनकर करण एक पल के लिए डर सा गया। वो मायरा, जो ये सब देख रही थी, वो दक्ष को आरोही के लिए इतना पॉजिटिव देखकर गुस्से से लाल हो रही थी। वो गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बनाई थी, जिस कारण उसके नाखून मांस में चुभ रहे थे और खून निकलने लगा था। पर मायरा अपने गुस्से के कारण उसे इस दर्द का एहसास भी नहीं हो रहा था। वो गुस्से का घूंट पिए खड़ी थी। मायरा तुरंत करण का साइड लेते हुए दक्ष से बोली, अरे मिस्टर खन्ना, शायद मेरे हस्बैंड का इस तरीके से बिहेव करना आपको बुरा लगा होगा, पर मैं आपको बता दूं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कि मेरी दी और करण की पहले इंगेजमेंट हो चुकी है। और दी तो शायद अभी भी उससे प्यार। अभी मायरा इतना ही बोल पाई थी कि तभी आरोही की जलती हुई निगाहें उसे अपने ऊपर महसूस कर मायरा तुरंत चुप हो गई। आरोही मायरा से बोली, माइंड योर टंग मायरा, दक्ष इज माई हस्बैंड एंड आई लव हिम सो मच, अंडरस्टैंड। मेरी और करण की जो एंगेजमेंट हुई थी, वो सिर्फ एक फैमिली डिसीजन था। उन्होंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया था। मेरे और करण के बीच कोई रोमांटिक रिलेशन नहीं था और हमारे बीच कोई रोमांटिक फीलिंग भी नहीं थी। नेक्स्ट टाइम अपने वर्ड बोलने से पहले 100 बार सोचना। आरोही ये सब बोलते हुए गुस्से से उसे घूर रही थी। एक पल के लिए आरोही की गुस्से भरी नजरों को देखकर मायरा डर सी गई, पर वो अपने डर को जाहिर नहीं होने दी थी। फिर मायरा अपने चेहरे को एक फेक स्माइल लिए हुए बोली, ओह वो दीदी, सॉरी, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। मैं तो बस मिस्टर खन्ना को सब कुछ बताना चाहती थी, ताकि कल को और कोई बताता तो उन्हें बुरा लगता। तभी दक्ष मायरा की बात काटते बोला, मेरी वाइफ को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, सो अपनी ये बकवास बातें अपने तक ही सीमित रखें मिसेस कनन, तो ज़्यादा बेटर होगा।
ये कहकर दच आरोही की कमर में हाथ डाल उसे लेकर दूसरी साइड चला गया। वहीं मायरा बस गुस्से से लाल आंखों के साथ दच और आरोही को एक साथ जाते हुए देख रही थी। उसकी निगाहें तो बस दच के हाथों पर ही टिकी हुई थी, जो कि आरोही के कमर पर रखी हुई थी। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि कैसे आरोही को उससे बेटर हस्बैंड मिल सकता है। उसके कानों में दच की कही बात गूंज रही थी, सी इज माई वाइफ। दच का बार बार आरोही को बार बार वाइफ बोलना मायरा को बर्दाश्त से बाहर था। कहाँ वो ये सोचकर खुश थी कि वो आरोही के सामने शो ऑफ करेगी कि उसने उससे उसका करण छीन लिया और वो अब करण की वाइफ है, इतने बड़े घर की बहू बन गई है। पर अब उसे ये गुस्सा आ रहा था कि आखिर आरोही को दुनिया का सबसे बेस्ट हस्बैंड कैसे मिल सकता है, जिसे पाने के लिए हर लड़की तरसती। वो लड़का आरोही के नसीब में कैसे हो सकता है? हाउ कैन पॉसिबल? मायरा मन ही मन खुद से बोली जा रही थी। तभी मायरा की माँ उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, व्हाट हैपेंड बेबी? क्या सोच रही हो बेटा? तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम जो भी सोच रही हो वही मेरे दिमाग में भी चल रहा है। फिर मायरा अपनी मॉम से बोली, मुझसे आरोही की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है, मैं इसे खुश नहीं देख सकती मॉम। आखिर ये कैसे इतनी हैप्पी हो सकती है? वो कैसे मुझसे इतना बेटर डिजर्व कर सकती है? इस कमीनी को कैसे इतना लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड मिल सकता है? मुझे मिस्टर खन्ना चाहिए थे मॉम। आरोही ने मुझसे मेरे मिस्टर खन्ना को छीन लिया। मायरा की मॉम उसे समझाती हुई बोली, काम डाउन बेटा, काम डाउन। ऐसे अपने चेहरे पर ऐसे भाव मत लाओ। यहाँ पार्टी में सभी हैं और खासकर करण भी है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम दज के चक्कर में करण से भी हाथ धो बैठो। बेटा, अगर तुम वाकई में मिस्टर खन्ना को पाना चाहती हो तो तुम उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। जैसे मैंने आरोही के मॉम को हटाकर तुम्हारे डैड को अपना बनाया था, वैसे तुम भी दज को अपना बना सकती हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर अभी तुम अपने रिसेप्शन पार्टी पर ध्यान दो। मायरा अपनी मॉम की बात सुन उसकी तरफ देखी और बोली, नो मॉम, अब मुझे इस रिसेप्शन पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। मुझे बस दच की बाहों में जाना है। मायरा की ये बात सुनते ही उसकी मॉम बोली, कंट्रोल मायरा, तुम्हें दच जरूर मिलेगा और इसमें तुम्हारी मॉम तुम्हारा साथ देगी। तुम बस देखती जाओ मैं कैसे आरोही को दच की लाइफ से आउट करती हूँ और तुम्हें दच की लाइफ में इन करती हूँ। ये सब कहते हुए उसकी मॉम के होठों पर साथी मुस्कान थी। अपनी मॉम की बात सुन मायरा के होठों पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वो अपनी मॉम की तरफ देख कर बोली, आई एम श्योर मॉम, आपके माइंड में जरूर कुछ खतरनाक चल रहा होगा। जिसे सुनकर उसकी मॉम अंजलि अपने होठों पर एक साथी मुस्कान लिए अपनी पलकों को झपका दी, जिसे देख मायरा की कुटिल मुस्कान और भी गहरी हो गई। मायरा अपनी मॉम की तरफ देखकर आंखों से इशारा करती है तो वो अपनी बेटी के कानों में कुछ बताती हैं, जिसे सुनकर मायरा के होठों की मुस्कान बड़ी हो जाती है। अब उसी तरह कुटिल मुस्कान लिए हुए मायरा बड़े स्टाइल के साथ चलकर करण के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर डांस फ्लोर की तरफ चली जाती है। करण मायरा को रोकने की कोशिश करती है पर मायरा उसकी बात नहीं मानती है और उसके हाथों को कसकर पकड़े हुए ही डांस फ्लोर पर लेकर जाती है। तभी जैसे ही मायरा और करण डांस फ्लोर पर पहुंचते हैं, सभी लोग उन्हें देखकर हुटिंग करने लगते हैं, जिसे देख मायरा को और भी ज़्यादा घमंड होता है। वो अपनी तिरछी निगाहों से आरोही की तरफ देखती है, जैसे मानो उसे जलाने की पूरी तैयारी कर ली हो। पर आरोही के चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं थे। वो दच के साथ में खड़ी थी। तभी मायरा करण का हाथ पकड़े हुए डांस करने लगती है। करण का एक हाथ उसकी कमर पर थे तो दूसरे हाथ उसके हाथों को पकड़े हुए थे। वहीं मायरा के दोनों हाथ करण के गले में बंधे हुए थे। वो उससे बिल्कुल चिपक कर डांस कर रही थी और करण भी मुस्कुराते हुए उसके साथ डांस कर रहा था। पर उसकी ये मुस्कुराहट सही थी या फेक, ये तो नहीं पता। कहीं ना कहीं करण भी आरोही को जलाना चाह रहा था, इसलिए वो मायरा के और करीब जा रहा था। वहीं मायरा का भी ऐसा ही कुछ प्लान था, पर थोड़ा अलग प्लान था। इधर दच की नजर आरोही पर जाती है, जो मायरा और करण की तरफ बिना किसी भाव के देख रही थी। दच को मन ही मन कुछ अच्छा महसूस नहीं होता है, पर कुछ सोचकर वो आरोही के हाथों को पकड़ता है और आरोही झटके से मुस्कुराकर उसके सीने से लग जाती है। ये देखकर दच के होठों पर मुस्कान आ जाती है। फिर वो उसके कानों में धीरे से कुछ बोलता है और दूसरी तरफ चला जाता है। आरोही वहीं एक साइड खड़े होकर जूस का गिलास लिए पीती रहती है। तभी अचानक हॉल की लाइट डिम हो जाती है और एक गाना बजना स्टार्ट होता है। स्पॉटलाइट सीधे दच पर जाती है। तब दच चलकर आरोही के पास आता है और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। आरोही जैसे ही दच को इतने प्यार से अपनी तरफ हाथ बढ़ाते हुए देखती है तो उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए दच के हाथों पर अपना हाथ रख देती है। फिर दच उसे लेकर डांस फ्लोर की तरफ बढ़ जाता है। उसी समय गाना स्टार्ट हो जाता है। देखा हजारों दफा
आपको फिर बेकरारी कैसी है? संभाले संभालता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात कैसी है? दच आरोही की कमर में हाथ डाले उसे तुरंत अपने करीब चिपका लेता है और आरोही भी मुस्कुराते हुए दच के गले में हाथ डाल देती है और उसके साथ डांस स्टेप करने लगती है। वो दोनों मूव करते हुए एक दूसरे का साथ देकर स्लो डांस कर रहे थे। लेकर इजाजत, अब आपसे सांसें ये आती जाती हैं, थोड़े से मिलते नहीं, हम बस आप ही आप बाकी हैं। जैसे ही पार्टी में सभी की नजरें दक्ष और आरोही पर जाती हैं तो सभी उन्हीं दोनों को देखने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे आज सब मायरा और करण को तो मानो भूल ही गए हैं। दक्ष और आरोही की जोड़ी इतनी परफेक्ट लग रही थी कि ना चाहते हुए भी लोगों की नजरें उन पर ही टिकी हुई थी। लड़के जहां आरोही को देखकर दक्ष से जलन की भावना कर रख रहे थे, वहीं लड़कियां दक्ष को आरोही के साथ देखकर जल भून रही थी। उन लड़कियों में से एक मायरा भी थी जो जलकर राख हो गई थी और करण के मन में कुछ और ही चल रहा था। करण दक्ष की जगह खुद को इमेजिन कर रहा था। तभी गाने की लाइन आगे बढ़ती है। दक्ष आरोही के एक हाथ को पकड़कर गोल घुमाता है और एक झटके में उसे अपने करीब खींचता है, जिससे आरोही सीधे उसके सीने से जा लगती है और दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए बेपनाह प्यार साफ दिखाई दे रहा था। तभी गाने की लाइन आगे बढ़ती है और आरोही दक्ष के लिए आगे की लाइन गाती है। आगोश में है हम, आपके ऐसा सुकून और पाए कहाँ। दक्ष आरोही को कमर से पकड़ते हुए गोल घुमाकर उसे ऊपर की तरफ उठा लेता है और आरोही होठों पर मुस्कान अपने दोनों बाहों को फैला देती है। आरोही के चेहरे पर इस वक्त एक ऐसी खुशी दिख रही थी जो कि आज तक किसी ने नहीं देखी थी। दक्ष भी आरोही को देखकर बहुत खुश था। वो कुछ देर तक उसे गोल घुमाता है और फिर उसे कमर से पकड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाता है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ स्लो मोशन में डांस करने लगते हैं। डांस करते हुए उन दोनों के बीच 1 इंच का भी फासला नहीं था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए बड़े प्यार से डांस कर रहे थे। गाना खत्म हो जाता है पर वो दोनों एक दूसरे में ही खोए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें दुनिया की कोई खबर ही ना हो। वो अपनी एक अलग ही दुनिया में खोए हुए थे। वहीं एक जोड़ी आंखें उन दोनों को साथ देखकर जल भून कर जब तालियों की आवाज़ उन दोनों के कानों में पड़ती है तो वो दोनों अपने सेंस में वापस आते हैं और मुस्कुराते हुए धीरे से एक दूसरे का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर से बाहर आ जाते हैं। वहीं मायरा की मॉम गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बनाए खड़ी हुई थी। कहाँ उन्होंने प्लान बनाया था कि अगर करण के साथ डांस करेगी तो आरोही जरूर जल भूनकर कुछ ना कुछ गलत कदम जरूर उठाएगी और इसी का फायदा उठाकर मायरा दत्त को आरोही के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगी। पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। ऐसा लग रहा था कि दत्त आरोही को किसी भी हाल में खुद से दूर नहीं जाने देगा और वहीं आरोही भी दत्त के प्यार में पड़ गई थी। ये सब सोचकर अंजलि को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो यही सोच रही थी कि मुझे कैसे भी करके अपनी बेटी को खुशियां देनी है। हालांकि मायरा की शादी अब करण से हो गई है, पर वो कहते हैं ना, इंसान को अगर एक चीज मिलती है तो उसे और ज्यादा पाने की ज्यादा इच्छा जागृत हो जाती है। वैसे भी कहा जाता है कि इच्छाएं अनंत होती हैं। अगर उन इच्छाओं पर काबू ना किया जाए तो वो इंसान को उसके पतन की तरफ ले जाती है। ऐसा ही हाल कुछ मायरा और उसकी मॉम के साथ होने वाला है, पर वो अभी भी इस बात से अनजान है। वो कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, दोनों के साथ भी यही है। दोनों के विनाश का समय आ गया है, पर वो अभी भी अपनी चालें चलने से बाज नहीं आ रही थी। तभी मायरा गुस्से से अपने पैरों को पटक कर दूसरी तरफ जाती है और एक वेटर को बुलाकर कुछ इशारा करती है। वेटर उसके इशारे को समझ जाता है, उसे मना करने लगता है, पर मायरा गुस्से से उसकी तरफ घूर कर देखती है और अपने पर्स में से एक नोटों की गड्डी निकालकर उसकी तरफ बढ़ा देती है। वेटर जो कि दिखने में ही गरीब लग रहा था, उसे पैसों की जरूरत थी, फिर ना चाहते हुए भी वो मायरा के दिए हुए पैसों को ले लेता है और मायरा की बात मान लेता है। मायरा तब अपने पर्स में से एक पैकेट निकालकर वेटर की तरफ बढ़ा देती है और उंगलियों से किसी की तरफ इशारा कर देती है। वो वेटर उसके इशारे को समझकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही मायरा के होठों की मुस्कान बड़ी हो जाती है और मन ही मन बोलती है, अब तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं बचा सकता मिस्टर दत्त खन्ना। मायरा वही काउंटर के पास खड़े होकर एकटक आरोही और दत्त को देख रही थी। उसकी आंखें अभी भी गुस्से से लाल थी, क्योंकि अभी भी दत्त आरोही को खुद से चिपकाए हुए खड़ा था। वहीं आरोही भी दत्त से चिपकी हुई खड़ी थी और अपनी आंखें शर्म से दत्त के सीने में छुपाई थी। दूसरी तरफ से दत्त आरोही के हाथों को अपने हाथों में लेकर धीरे से चूम लेता है। ये देखकर आरोही शर्मा रही थी
और बार बार अपनी नज़रें इधर उधर घुमा रही थी। तभी वो वेटर जिसे मायरा ने भेजा था वो दच और आरोही के पास पहुंचता है और उनकी तरफ ड्रिंक बढ़ा देता है। आरोही जिसने पहले ही ऑरेंज जूस पी लिया था वो वेटर को साफ मना कर देती है। दच उस ड्रिंक में से किसी को एक गिलास को उठाने वाला था। वो वेटर जल्दी से एक दूसरा गिलास उठाकर उसकी तरफ बढ़ा देता है। उसे देख दच बहुत ही अजीब तरह से अपने भौमे को उचकाता है, जिस पर वेटर बोलता है, सर आप यहाँ के स्पेशल गेस्ट हैं, इसलिए आपके लिए स्पेशल ड्रिंक है। ये सुनकर दच उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है क्योंकि अभी उसका पूरा ध्यान आरोही पर था। वो कुछ नहीं बोलता और ड्रिंक को ले लेता है। तभी दच वहाँ से दूसरी साइड जाता और वेटर मायरा की तरफ देखकर अपने अंगूठे से थम्स अप का इशारा करता है, जिसे समझकर मायरा अपनी आंखों से इशारा कर देती है जाने का और वो वेटर तुरंत वहाँ से चला जाता है। मायरा जिसकी नज़रें अभी भी दच पर ही टिकी हुई थी वो बस एक टक देखी जा रही थी कि दच ने वो ड्रिंक पी लिया कि नहीं। वहीं दच हाथ में ड्रिंक लिए हुए आरोही के पास खड़े होकर उसकी तरफ देख ही रहा था। तभी आरोही को अचानक खांसी आने लगती है, जिसे देखकर दच एकदम परेशान हो जाता है। उसे देखते हुए बोलता है, क्या हुआ वाइफी, तुम ठीक तो हो ना? तब आरोही कहती है, हाँ पता नहीं क्या हो गया है, कहकर खांसने लगती है। देखकर दच अपने हाथों में पकड़े हुए ड्रिंक को उसकी तरफ बढ़ा देता है और आरोही एक झटके में सारा ड्रिंक पी जाती है। दच कहता है, वाइफी अब कैसा फील हो रहा है? तब आरोही हाँ में अपनी पलकें झपका देती है। दच को देखकर ऐसा लग रहा था कि आरोही की परेशानी से वो कहीं ज़्यादा परेशान है। उसे इस तरह से देखकर वो उसकी आंखों में एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो गिलास को एक साइड रखकर आरोही को अपने सीने से लगा लेता है। वहीं कुछ दूर पर खड़ी मायरा अपनी आंखों से ये सब देख रही थी। जैसे ही आरोही उस ड्रिंक को पी लेती है उसके हाथों की मुट्ठी बन जाती है। वो गुस्से से घूर कर देखती है और मन ही मन कुड़ते हुए बोलती है, ओह! ये आरोही हमेशा मेरे रास्ते में आ जाती है। फिर कुछ सोचकर वो मुस्कुराने लगती है और खुद से कहती है, पर कोई बात नहीं, आज दच नहीं तो क्या हुआ, तुम्हें तो उसकी लाइफ से अलग करना ही है, चाहे इसके लिए मैं उसके साथ सोऊं या फिर तुम किसी और के साथ। ये सोचते हुए उसके होठों की कुटिल मुस्कान गहरी हो जाती है। वो कुछ देर के लिए बाहर जाती है और किसी को कॉल करके बात करती है, फिर वापस पार्टी में आ जाती है। वहीं आरोही दच के साथ ही थी, पर अचानक ही उसे कुछ देर बाद अजीब सी बेचैनी होने लगती है। दच अब तक कुछ बिजनेस मैनों से बातें करने लगता है, लेकिन उसकी नज़रें आरोही पर ही टिकी हुई थी। आरोही जो कि पास की कुर्सी पर बैठी हुई थी और चुपचाप सब कुछ देख रही थी, उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है। उसे अजीब सी घबराहट होने लगती है। वो दच को बताने वाली होती है, पर देखती है कि दच अभी भी बिजनेसमैन लोगों से बातें करने में बिजी है। तो वो सोचती है कि जब तक दच बात कर रहा है तब तक वो वॉशरूम से हो आती है। उसे ओमिड सा फील हो रहा था। वो अपनी जगह से उठती और धीरे धीरे चलकर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। वहीं दच जो कि दूसरे लोगों से बातें कर रहा था, पर उसकी नज़रें बार बार आरोही पर ही टिकी थी। वो हर 5 सेकंड बाद आरोही को देख लेता था। इस बार जब दच आरोही को की तरफ देखता है तो आरोही उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती है और वो घबरा जाता है। फिर वो जल्दी जल्दी पूरे पार्टी में उसे हर जगह देखने लगता है। अपनी पैनी नज़रों को घुमाकर आरोही को देखने लगता है, पर आरोही उसे कहीं दिखाई नहीं देती है। अचानक ही उसे पता नहीं क्यों अजीब सी घबराहट होने लगती है। वो तुरंत अपने हाथ में पहने ब्रांडेड वॉच में कुछ प्रेस करता है, जिससे उसके गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं और उन्हें मैसेज मिल जाता है। दच आरोही को ढूंढने के लिए वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। आरोही जो कि पहले से ही वॉशरूम में थी, वो वॉशरूम में मिरर के सामने जाकर अपने फेस पर फेस वॉश कर रही थी और बार बार खुद को कंट्रोल करने की कोशिश में लगी हुई थी, पर उसके शरीर की गर्मी बढ़ती जा रही थी। अचानक ही उसकी घबराहट बढ़ने लगती है और उसकी आंखें धुंधली होने लगती है। तभी एक इंसान पीछे से आया और उसके पीछे खड़ा हो गया। जैसे ही आरोही मिरर से उस इंसान को देखती है तो डर जाती है। वो सोचती है कि अनजान इंसान कौन है। वो कुछ बोलती उससे पहले ही वो इंसान पीछे से उसके मुंह पर हाथ रखकर उसका मुंह बंद कर देता है और उसे घसीटते हुए वॉशरूम से बाहर की तरफ ले जाने लगता है। आरोही अपने हाथ पैर चला रही थी और खुद को छुड़ाने की कोशिश में लगी थी। वहीं वो इंसान बहुत ही ताकतवर था। कहाँ आरोही एक पतली दुबली सी लड़की और कहाँ वो ताकतवर इंसान। उसके सामने आरोही की एक नहीं चल पा रही थी। आरोही बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश करती, पर वो इंसान उसे मजबूती से पकड़े हुए घसीट कर उसे वॉशरूम से बाहर उसी होटल के एक रूम में लेकर पहुंच जाता है और उससे ले जाकर के रूम में बंद कर बाहर की तरफ आता है। फिर तुरंत किसी को कॉल कर बातें करने लगता है। वहीं दच सब जगह ढूंढकर जब थक जाता है तो वॉशरूम में जाकर देखता है तो अचानक उसे कुछ दिखाई देता है।
जिससे उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। दक्ष को वॉशरूम में दूसरी साइड जाकर देखता है तो सामने पड़ी चीज को देखकर हैरान रह जाता है और किसी गहरी सोच में डूब जाता है। उसके माथे पर नीली नसें उभर आती हैं और उसकी आंखों से गुस्से सर्द लाल होने लगती हैं। वो अपने गुस्से के कारण अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है, समय के साथ उसका गुस्सा बढ़ने लग जाता है। दक्ष जब सामने देखता है तो उसे वॉशरूम में एक कोने में आरोही का मोबाइल गिरा हुआ मिलता है। वो तुरंत मोबाइल उठाकर उसे चेक करता है तो उस मोबाइल की स्क्रीन टूट गई होती है। वो देखते ही पहचान जाता है कि ये मोबाइल आरोही का है और वो तुरंत जल्दी से बाहर जाने लगता है। तभी वो किसी चीज़ से टकराता है तो देखता है कि आरोही का एक सैंडल साइड में गिरा हुआ था, जिसे देखकर दक्ष का सिर चकराने लगता है। उसकी आंखें इस वक्त गुस्से से लाल होने लगती हैं। वो दूसरी साइड जाने लगता है तो उसे वापस से आरोही की दूसरी सैंडल भी मिल जाती है। उसे देखते ही वो समझ जाता है कि जरूर आरोही के साथ कुछ बुरा हुआ है। ये सोचकर कहीं ना कहीं उसे डर सा लगने लगता है और उसे गुस्से भी आ रहा था। गुस्से के कारण उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो तुरंत अपना मोबाइल निकालता है और गार्ड्स को कॉल करता है। 2 रिंग बाद ही उसके गार्ड्स कॉल उठाते हैं तो दज अपनी खतरनाक आवाज़ में बोलता है, जल्द से जल्द यहाँ के सभी सीसीटीवी फुटेज चेक करो। 2 सेकंड के अंदर चेक करके मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। ये कहकर वो अपने लंबे लंबे कदमों को बढ़ाते हुए वॉशरूम से बाहर की तरफ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मायरा पार्टी में करण से चिपक कर उसके साथ डांस करने लगती है। इस वक्त उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान थी और मन ही मन उसके लड्डू फूट रहे थे। वो सोच रही थी कि बस एक बार वो आदमी आरोही के साथ सो जाए, उसके बाद वो दक्ष को पा सकेगी। ये सब प्लानिंग मायरा ने किया था। वो मन ही मन खुश और मन ही मन दक्ष को पाने के सपने देख रही थी। डांस तो वो भले ही करण के साथ कर रही थी, पर उसका ध्यान दक्ष पर ही था। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि दक्ष को पाना इतना आसान नहीं है। दक्ष वो आग है जो जल्दी कोई झेल नहीं सकता है, उसे सिर्फ उसकी आरोही ही संभाल सकती है। वहीं दूसरी तरफ होटल रूम में वो आदमी आरोही को बेड पर लिटाकर पटक देता है और बिना वक्त गंवाए उसके ऊपर आ जाता है। उसकी आंखें नशे के कारण हल्की हल्की बोझिल हो रही थी। आरोही अपने अधखुली आंखों से सामने खड़े इंसान को देखती है और घबरा जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि वो दक्ष नहीं कोई और है। अब वो डर के कारण पीछे होने लगती है, लेकिन वो आदमी उसके पैरों को कसकर पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसके ऊपर आने लगता है। तभी आरोही दोनों हाथ उस आदमी के कंधे पर रखकर उसे खुद से दूर करने लगती है। आरोही को इस समय अपने शरीर में बहुत ही ज्यादा बेचैनी और घबराहट महसूस हो रही थी और उसे कमजोरी भी महसूस हो रही थी, जिस कारण वो उस आदमी का सामना नहीं कर पा रही थी। वहीं वो आदमी आरोही से काफी ज्यादा मजबूत था और आरोही जो पहले से ही कमजोर लग रही थी, पर वो आदमी उसके आगे और भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक लग रहा था। वो आदमी आरोही के दोनों हाथों को कसकर पकड़ लेता है और बेड पर दोनों साइड पुश करने लगता है और उसके ऊपर झुकने लगता है। आरोही बार बार अपने चेहरे को इधर उधर करने लगती है। ये देखकर वो आदमी गुस्से से उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़कर उसके सिर के ऊपर कर देता है। उसके चेहरे को अपनी तरफ खींचकर एक थप्पड़ मारता है। फिर उसकी गालों को पकड़कर बोलता है, चुपचाप से शांतिपूर्वक मान जाओगी तो दर्द कम होगा, वरना उतनी ही ज्यादा तकलीफ होगी। आरोही जब ये सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो मन ही मन अब भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि दक्ष वापस आ जाए और मन ही मन दक्ष को याद करने लगती है और मन से ही एक दर्द भरी आवाज निकलती है, दक्ष जी आप कहाँ हैं। दूसरी तरफ दक्ष जो बेचैनी से इधर उधर आरोही को ढूंढ रहा था, अचानक ही उसे ऐसा लगता है जैसे उसे आरोही ने पुकारा है। ये एक दिल की आवाज थी जो एक दिल से निकलकर दिल से दिल तक पहुंच गई थी। जैसे ही दक्ष को यह एहसास होता है कि आरोही उसे बुला रही है, उसके अंदर की घबराहट और बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ वो आदमी आरोही पर हावी होते जा रहा था। वो उसके ऊपर पूरी तरह से आ गया था और आरोही के पहने हुए गाउन जो कि आप शोल्डर था उस पर अपना हाथ फेरने लगता है। उस तरह से आदमी का आरोही को छूना बहुत ही गंदा महसूस हो रहा था। वो बार बार उस आदमी को खुद से दूर करने लगती है, पर वो आदमी था कि वो आरोही को यहाँ वहाँ हर जगह टच कर रहा था, जिस कारण आरोही को खुद से घिन आने लग रही थी। वो आदमी आरोही के कंधे पर अपने होंठ रख चलाने लगा और ये देख आरोही और भी ज्यादा घबरा गई। वो छटपटाते हुए अपने हाथ खींचने लगी, जिससे उस आदमी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने आरोही के गालों को पकड़कर उसके होठों पर किस करने के लिए उसके होठों की तरफ झुकने लगा। आरोही बार बार अपने चेहरे को इधर उधर करने की कोशिश कर रही थी और वो कर नहीं पा रही थी क्योंकि उस आदमी ने उसके चेहरे को कसकर पकड़ रखा था।
जैसे ही वो आदमी आरोही के होठों को टच करने वाला होता है, तभी एक तेज आवाज के साथ रूम का डोर टूट जाता है। आवाज को सुनकर उस आदमी और आरोही दोनों की नजरें डोर पर जाती। आरोही अपनी अधखुली आंखों से डोर की तरफ देखती है तो आंसुओं की धारा और तेज हो जाती है। वहीं वो आदमी सामने देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि इस वक्त उसके सामने कोई और नहीं, दच खन्ना खड़ा था, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी और जबड़ा पूरा कसा हुआ था, हाथों की मुट्ठी बनी हुई थी और उसकी हरी हरी नसें साफ दिखाई दे रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई नर्क का राक्षस आ गया हो और आज वो अपने सामने खड़े इंसान को जान से मार देना चाह रहा हो। वहीं वो आदमी दच के गुस्से से भरे चेहरे को देखकर डर से कांप जाता है, लेकिन अभी भी वो आरोही के ऊपर झुका हुआ था। ये देखकर दच गुस्से से अपने लंबे कदमों को बढ़ाकर उस आदमी को बेड पर से उसके बालों को पीछे से पकड़कर घसीटते हुए उसे नीचे फर्श पर धक्का देता है और एक के बाद एक मुक्के की बारिश करने लगता है। दच इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसे मारे जा रहा था। वहीं वो आदमी बचने की लाख कोशिश कर रहा था, पर दच जैसे बलशाली आदमी के आगे वो क्या था। दच ने जिम में दिन रात ट्रेनिंग करके ऐसे ही नहीं बॉडी बनाई थी कि कोई भी लल्लू पंजू आए और उसे मार कर चला जाए। हमारा हीरो बाका छोरा ऐसा थोड़ी है कि कोई भी उसको कुछ भी कर देगा। आखिर वो है कौन? दच खन्ना। दुनिया के हर आदमी, बड़े बड़े लोग, यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड तक के लोग भी डरते थे, तो इस आदमी की क्या ही औकात थी। दच के दो चार मुक्के पर ही वो आदमी लगभग बेहोशी की हालत में पहुंच जाता है, पर दच था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और वो लगातार उसके चेहरे पर ही मारे जा रहा था। तभी दच के गार्ड्स वहां आते हैं और उसके साथ ही दच का असिस्टेंट विजय आकर दच को उस आदमी से दूर करते हुए बोलता है, सर, सर आप खुद को संभालिए, पहले आप मैम को देखिए, मैम की हालत देखिए। दच जो कि गुस्से से लाल था, पर जैसे ही असिस्टेंट के मुंह से आरोही का नाम सुनता है तो जल्दी से आरोही की तरफ देखता है तो अभी जो उसकी आंखें आग उगल रही थी वो भी शांत हो गई थी और उसके चेहरे पर दुख के भाव आ गए थे। वो तुरंत आरोही के पास जाता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। आरोही जिसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे वो दच के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। हालांकि उसके ऊपर अभी भी ड्रग्स का असर था, पर उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। वो बार बार यही सोच रही थी कि अगर दच नहीं आया होता तो उसके साथ क्या हो जाता। दच अपने असिस्टेंट की तरफ कुछ इशारा करता है, जिसे समझकर उसका असिस्टेंट वहां खड़े गार्ड्स को उस लड़के को साथ लेकर चलने को कहता है और सभी थोड़ी देर में वहां से चले जाते हैं। अब उस रूम में दच और आरोही थे। आरोही जो कि अभी भी दच के सीने से लगकर फूट फूट कर रोई जा रही थी, वो कुछ सोचकर दच को खुद से दूर करती है और जल्दी से वॉशरूम की तरफ चली जाती है। दच को ये देखकर अजीब लगता है। अब उसे आरोही को लेकर डर लगने लगा था। वो तुरंत जल्दी से वॉशरूम की तरफ जाकर देखता है तो अंदर से डोर लॉक था। ये देखकर दच और भी ज्यादा डरने लगता है। वो डोर नॉक करते हुए बोलता है, वाइफी, ओपन द डोर प्लीज वाइफी। दच बार बार आरोही को आवाज लगाता है, पर आरोही थी कि डोर ओपन ही नहीं कर रही थी। ये देखकर दच को और भी ज्यादा बेचैनी होने लगती है। ऐसे ही लगभग आधा घंटा बीत जाता है, पर आरोही डोर ओपन नहीं करती है। अब दच से बर्दाश्त नहीं होता है। वो एक बार फिर से डोर नॉक करते हुए बोलता है, ओपन द डोर वाइफी, अदरवाइज आई ब्रेक इट, मैं तोड़ दूंगा इसे। पर अंदर से कोई आवाज नहीं आता। ये देखकर दच एक झटके में वॉशरूम के डोर को तोड़ देता है। तोड़ने के बाद जब वो वॉशरूम के अंदर जाता है तो सामने का नजारा देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में, और प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।